तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली सीडीपी की क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अभी तक बन चुके हैं। यहाँ पर आपको लगातार बने रहना है और सीडीपी के 20 के 20 क्वेश्चन करके जाना है। लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए और कम से कम 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, इस प्रकार से आंसर कीजिएगा सोच समझ के। क्वेश्चन लिखा है, चामस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है जिसे क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है किसके अनुसार, चामस्की के अनुसार। चामस्की का मानना है कि बच्चे जन्म से ही, यानी कि जब वो जन्म लेते हैं तो उनके अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। क्या भाषा अर्जन क्षमता कहा जाता है, या फिर साधन, भाषा पर्यावरण, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर अनुकरण केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं भाषा अर्जन साधन, यानी कि एलईडी। देखिए क्वेश्चन अगला है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। बताइए सभी लोग एक बार। बात हो रही है सिगमंड फ्रायड की यहाँ पर। तो इनके अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। पहला ऑप्शन है अहम यानी ईगो, दूसरा ऑप्शन है इदम यानी आईडी, तीसरा ऑप्शन है परम अहम यानी कि सुपर ईगो, जबकि चौथा ऑप्शन है अंतरात्मा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सिगमंड फ्रायड के अनुसार। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा इदम। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है। बताइए सभी लोग एक बार। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या व्यवहारवाद पर है, गेस्टाल्टवाद पर है, रचनावाद पर है, या फिर मनोविश्लेषणवाद पर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। क्या हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन करके जाना, लास्ट में बताना कितने आप सही कर पाए 20 में से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है। बताइए एक बार सभी लोग। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो आपका स्कूली शिक्षा का नया ढांचा है वो है 5+3+3+4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपके ये तीनों गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के बुद्ध के त्रिचापीय सिद्धांत में कौन सा घटक शामिल नहीं है। बताइए एक बार सभी लोग। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बुद्ध के त्रिचापीय सिद्धांत में शामिल नहीं है। क्या विश्लेषणात्मक है, रचनात्मक है, व्यवहारवादी है, या फिर संगीत है। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है आपको लग ही रहा होगा सबसे अलग क्या है, संगीत। यही शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अपसारी चिंतन की बात हो रही, सभी लोग बताएंगे एक बार। अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। कम बुद्धिमत्ता से, सृजनात्मकता से, रटने की क्षमता से, या फिर रूढ़िवादिता से। तो अपसारी चिंतन आपका संबंधित है सृजनात्मकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार जब एक बच्चा नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में बिना किसी बदलाव के शामिल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं। बताइए एक बार सभी लोग। प्याजे के अनुसार बात हो रही है, जब कोई बच्चा नई जानकारी को पुरानी स्कीमों में बिना किसी बदलाव के शामिल करता है तो उसे क्या कहते हैं। समायोजन, आत्मसातीकरण, केंद्रीकरण, या फिर शामीकरण। नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में बिना किसी बदलाव के शामिल करता है तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा। बताइए एक बार। तनाव और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को किसने कहा। E.L. थॉर्नडाइक ने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा, J.B. वाटसन ने कहा, या फिर कर्ट लेविन ने कहा। तो किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था ये कहा गया था
स्टैनली हॉल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक आंतरिक अभिप्रेरक है? बताइए एक बार, अधिगम का आंतरिक अभिप्रेरक इनमें से कौन सा एक है? नगद पुरस्कार पाना है, माता पिता की डांट से बचना है, किसी विषय में गहरी रुचि होना है, या फिर कक्षा में प्रथम स्थान आना है। आंतरिक अभिप्रेरक इनमें से जो है वो आपका है किसी विषय में गहरी रुचि होना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक डोमेन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक डोमेन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? क्या विश्लेषण है, मूल्यांकन है, सृजन है, या फिर अनुप्रयोग है? क्या सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा सृजन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बाकी आपका ए बी डी ये तीनों ही गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, फील्ड थ्योरी यानी कि क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। फील्ड थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर हैं, कर्ट लेविन है, अल्बर्ट बंडूरा है, या फिर एडवर्ड टालमैन है? क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही है यहाँ पर आपका। इन्हीं के द्वारा दी गई थी फील्ड थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बताइए एक बार, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? यह बहुबुद्धि नहीं है, आपको बताना है बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था। बताइए, क्या हावर्ड गार्डनर है, E.L. थॉर्नडाइक है, लुई थर्स्टन है, या फिर स्पीयरमैन है? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय निर्धारित है? फटाफट आंसर कर दीजिए सभी लोग। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कितना समय निर्धारित है? 30 मिनट है, 36 मिनट है, 45 मिनट है, 50 मिनट है? तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में जो निर्धारित है वह है आपका 36 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। कि अगला क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक खेल बच्चा मुख्य रूप से किस अवस्था में प्रदर्शित करता है? बताएंगे सभी लोग एक बार। प्रतीकात्मक खेल बच्चा मुख्य रूप से किस अवस्था में प्रदर्शित करता है? संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये नीचे ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 के लिए जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल बच्चा मुख्य रूप से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑप्शन नंबर बी में प्रदर्शित करता है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टालमैन के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सभी लोग एक बार। टालमैन के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है प्रयत्न और बहुल अधिगम, चौथा ऑप्शन है शुद्धिकरण सिद्धांत। टालमैन के अधिगम सिद्धांत को जो जाना जाता है चिन्ह अधिगम सिद्धांत के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जर्मनी में स्थापित की गई थी। बताइए किसके द्वारा की गई थी? क्या विलियम जेम्स के द्वारा, विल्हेम वुंट के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा, या फिर जॉन बी वाटसन के द्वारा? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो जर्मनी में 1879 ईस्वी में स्थापित की गई थी, आपको बताना है किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी आपकी विल्हेम वुंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक दिशा का समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या दर्शाता है? बताएंगे एक बार सभी लोग। विकासात्मक दिशा का समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या दर्शाता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, या फिर विकास केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है, तीसरा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, फिर विकास एक रेखीय प्रक्रिया है। तो बताइए इनमें से क्या सही है?
तो विकास जो होता है केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया, इनमें से कौन सा उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी शामिल नहीं है, बाकी एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक ये तीनों ही शामिल हैं। शामिल नहीं था वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम या कथन किसका है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। क्या वुडवर्थ का है, गिलफर्ड का है, स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, यह अधिगम है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था आपका गिलफर्ड का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या थी? स्वाभाविक उद्दीपक थी, अनुबंधित उद्दीपक थी, स्वाभाविक अनुक्रिया थी या फिर अनुबंधित अनुक्रिया थी? तो बताइए क्या सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अनुबंधित उद्दीपक, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। उम्मीद है आपके यहाँ पर 20 में से 15 से 18 तक क्वेश्चन सही निकले होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके जाइएगा सभी लोग। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा सभी लोग। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।